सच बीच में होता है। कुछ चीज़ों में बीच में है, लेकिन एक सवाल है जिसमें मैं बीच में कतई नहीं। वो है, मैं अपने आप को सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों में से गिनता हूँ। आरक्षण की बात को बिना इनकार किए उसको पिछले दरवाजे से कुछ गड़बड़ाते। दलित, आदिवासी, पिछड़ा समुदाय, बहुजन समुदाय, उसके मन में एक आशंका हमेशा बनी रहती है। ये दलित बनाम बाकी समाज की नहीं है। ये डिबेट दलित और महादलित की है। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। जजमेंट का विरोध करने का मतलब होगा सामाजिक न्याय का विरोध करना। और मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो एससी एसटी सब कोटा का सवाल है, इस पे जिस तरह के बयान कुछ आ रहे हैं, देख के मुझे लगता है कि क्या कहीं इसके पीछे राजनीतिक मजबूरियां तो नहीं है। नमस्कार, द रेड माइक की इस प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आपने बहुत ज्यादा गर्मी या जोश देखा होगा जिससे सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर प्रतिक्रिया आई है। और जैसे कि हमेशा इस देश में होता है कि प्रतिक्रिया कुछ इस तरीके की होती है कि आप या तो पूरी तरफ एक तरफ झूल जाते हैं या पूरी तरफ दूसरी तरफ झूल जाते हैं। सच्चाई जब आप उसको तलाशने लगते हैं तो कहीं बीच में निकलती है। योगेन यादव जी हमारे मेहमान जो आज हमारे साथ हैं, उन्होंने इस पूरे आदेश की बारीकियों में जा करके ये समझने की कोशिश की है कि हमको कहां रोशनी या प्रकाश डालना है और कहां हमको उस पर जो गर्मी है वो ये आइडेंटिफाई करना है कि आप गर्मजोशी से इसको ना देखें, लेकिन प्रकाश डालें, रोशनी डालें उन चीजों पर जिन तथ्यों पर रोशनी डाली जानी चाहिए। योगेन यादव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत द रेड माइक में। सबसे पहले शुक्रिया, आपने देखा, इस बात को नोटिस किया। एक दो चीज मैं शुरू में ही कह दूं। देखिए, एक तो आपने कहा सच बीच में होता है। कुछ चीजों में बीच में है, लेकिन एक सवाल है जिसमें मैं बीच में कतई नहीं, मतलब हम्म। बिल्कुल पक्षधर हूं। और वो है, मैं अपने आप को सामाजिक न्याय के पक्षधर लोगों में से गिनता हूं। मैंने एक कुछ सालों से नहीं, दशकों से इस देश में आरक्षण की नीति का समर्थन किया है। उसकी बारीकियों में जा सकते हैं, लेकिन नीति सही है और हम्म। सामाजिक न्याय को आगे बढ़ाना चाहिए। दूसरा, ये जो गर्मी है, जो थोड़ा-सा धूल-धक्कड़ आ ही जाता है डिबेट में, एक मायने में समझ आता है मुझे, क्योंकि दशकों से इस देश का एक परंपरा रही है कि आरक्षण की बात को बिना इनकार किए उसको पिछले दरवाजे से कुछ गड़बड़ा देना। तमाम तरह हम्म। की तिकड़म, तमाम तरह के खेल खेले जाते हैं आरक्षण से। इसलिए जो दलित, आदिवासी, पिछड़ा समुदाय है, बहुजन समुदाय है, उसके मन में एक आशंका हमेशा बनी रहती है कि बात तो अच्छी बोल रहे हैं, अंदर से कहीं न कहीं कुछ खेल होगा। इसलिए समझ आता है और इसलिए बेहद ज़रूरी है, मैंने बार-बार कहा है कि इसको ज़रा ध्यान से देखें। जिस दिन वर्डिक्ट आया, उस दिन मैंने इसके बारे में लिखा था, कहते हुए कि कुल मिला के इसका स्वागत करना चाहिए। हालाँकि इसमें कई दिक्कतें हैं जिसे सुधारने और ठीक करने की ज़रूरत है। जी, योगेन यादव जी, अब आइए एक-एक करके बात करते हैं कि किन चीजों पर हम हीट देख रहे हैं या गर्मी देख रहे हैं या बहुत ही तीव्र बयान देख रहे हैं। उनमें से कुछ चीज हैं जैसे कि खास तौर से इस शब्द का प्रयोग एससी में, यानी कि शेड्यूल्ड कास्ट में क्रीमी लेयर कि क्रीमी लेयर का वर्गीकरण। दूसरी चीज ये है जो कि उजागर किया गया है कि आप एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं कि आप धीरे धीरे करके इसको खत्म ही कर देंगे, या आप वो वर्गीकरण कैसे करेंगे कि कौन क्रीमी लेयर है और कौन नहीं है। और क्या आप पूरी इस रिजर्वेशन की व्यवस्था के खिलाफ एक पहला कदम उठाते हुए दिख रहे हैं? और ये सब सरकार के खिलाफ नहीं, ये सब अब सुप्रीम कोर्ट से सवाल पूछे जा रहे हैं। मैं आपसे जानना चाहता हूं आपका मत क्या है इस पर। संकेत भाई, किसी भी सवाल पे हमें बड़ी तस्वीर और फिर उसकी बारीकियों में अंतर करना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है कि सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट में कुछ बारीकियां हैं, कुछ ऐसी चीजें हैं जिन्हें ठीक करने की जरूरत है, सुधारने की जरूरत है। लेकिन कुल मिलाकर ये जजमेंट सही दिशा में बहुत बड़ा कदम है। इसकी बेहद जरूरत थी। इस बात से इनकार नहीं करना चाहिए। शुरुआत हमें दो बात कह के करनी चाहिए।
पहला ये कि ये जजमेंट किसी भी तरह से इस देश में चली आ रही आरक्षण और जो जाति आधारित आरक्षण की व्यवस्था है और सामाजिक न्याय की व्यवस्था है, उसके खिलाफ नहीं। दरअसल इस जजमेंट हुँ, को ध्यान से देखिए, क्योंकि देखिए इस देश में मीडिया के अंदर आरक्षण के खिलाफ बहस करने का एक परंपरा रही है। लेकिन इस देश की न्यायपालिका ने खास तौर पे सामाजिक न्याय आरक्षण के सवाल पर मोटे तौर पे बहुत प्रोग्रेसिव और सही रुख अपनाया है, जिसका एक अपवाद था ईडब्ल्यूएस वाला जजमेंट, उस पे कभी अलग से बात हुँ, करेंगे। लेकिन हुँ, कुल मिला के इस देश की न्यायपालिका ने, और अगर आप एन एम टॉमस जैसे जजमेंट देखें, बहुत शानदार जजमेंट इस देश में आए हैं इस सवाल के ऊपर। इंदिरा साहनी जजमेंट भी कुल मिला के बहुत अच्छा और बड़ा जजमेंट था। न्यायपालिका ने हमेशा इस देश में संविधान के अनुरूप आ, और ये जो एफर्मेटिव एक्शन हम कहते हैं, सामाजिक न्याय की व्यवस्था, उसके पक्ष में रही। हुँ, एक ऐसा इंप्रेशन बन गया है पिछले 5-7 दिन में जब से जजमेंट आया है कि भाई ये तो उस सारे के खिलाफ उल्टी गंगा बहाने वाला जजमेंट है। ये बात कतई गलत है, ऐसा नहीं है। ये जजमेंट जाति आधारित आरक्षण व्यवस्था को ज़्यादा मजबूत करता है, उसी दिशा में आगे लेके जाता है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने जो सब्स्टेंटिव इक्वालिटी की बात कही है, वो दरअसल आगे चल के इस देश में सामाजिक न्याय की व्यवस्था और रिजर्वेशन को बचाने का बहुत बड़ा औजार और हथियार बनने वाली है। तो इसलिए सब्स्टेंटिव इक्वालिटी का मतलब क्या? क्योंकि ओलंपिक चल रहा है तो उसका मैं उदाहरण दे दूं कि एक बच्चा है जो नंगे पांव दौड़ रहा है ट्रैक पे, दूसरा बच्चा है जो एथलेटिक्स वाले स्पाइक्स वाले जूते पहन के दौड़ रहा है। तो हुँ, फॉर्मल इक्वालिटी ये है कि हाँ, दोनों की रेस करवा दो, जो जीत जाएगा वो जीत जाएगा। हुँ, सब्स्टेंटिव इक्वालिटी ये है कि जब तक तुम उस नंगे पांव वाले बच्चे के पांव में वो वाला जूता नहीं देते, तब तक ये कैसी रेस है? ये तो बेकार रेस है, झूठ रेस है। हुँ, हुँ, तो सब्स्टेंटिव इक्वालिटी का प्रिंसिपल लेके आए हैं, जो बहुत अच्छा प्रिंसिपल है। तो कुल मिला के ये मानने का कोई आधार नहीं है। एक जज साहिबान ने मित्तल साहब ने कुछ ऐसी टिप्पणियाँ ज़रूर की हैं, जिन टिप्पणियों से ऐसा आभास होता है कि वो किसी दूसरे ही वैचारिक जगत में है। जो उन्होंने कहा है वर्ण व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं थी इत्यादि, इत्यादि। लेकिन ये 6 जजों की मान्यता नहीं। बेला त्रिवेदी जी ने, हुँ, जिन्होंने डिसेंटिंग जजमेंट दिया, उन्होंने भी ऐसी कोई बात नहीं कही। पहली बात ये। दूसरा बड़ा तथ्य, जिससे बिल्कुल शुरुआत में हमें इन 2 चीज़ों को देखना चाहिए। पहला मैंने जी, ये कहा। हुँ, दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि ये जजमेंट इस देश में जाति आधारित जो विषमता है, ऊंच-नीच, उसके सबसे बड़े शिकार जो वर्ग हैं, उनके पक्ष में दिया गया है। इस देश में ऊंच-नीच के भीतर भी ऊंच-नीच है, तो अगड़े के भीतर भी पिछड़े हैं। अगड़े के भीतर गरीब हैं, मार्जिनलाइज्ड हैं, और हुँ, पिछड़ों के अंदर भी कुछ अगड़े। अब दलित के अंदर अगड़े तो नहीं हैं, लेकिन हुँ, दलित में कुछ हैं जो कि दलित हैं, कुछ हैं जो कि अति दलित हैं, कुछ हैं महादलित हैं। मतलब हुँ, कुछ का डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ का बहुत ज़्यादा है। और इस पायदान पे जो सबसे नीचे वर्ग खड़ा है, ये जजमेंट उनके पक्ष में। इसलिए समाज की आखिरी पीढ़ी पे खड़े हुए जो लोग हैं, उनके पक्ष में अगर कोई चीज़ जाए तो उसका विरोध नहीं करना चाहिए। इस बात को हमें स्वीकार करना चाहिए। फिर बाकी सब चीज़ों पे कर सकते हैं। मेरी अपनी मान्यता है कि क्रीमी लेयर की अवधारणा को स्टेज पे इंट्रोड्यूस नहीं करना चाहिए। मेरी अपनी मान्यता है कि जजमेंट में कुछ दिक्कतें हैं जिनको सुधारना चाहिए। हुँ, लेकिन कुल मिला के इस जजमेंट का विरोध करने का मतलब होगा सामाजिक न्याय का विरोध करना, इतने समय बाद इस देश की जाति व्यवस्था की अंतिम पायदान पे खड़े लोगों को कुछ मिलने की संभावना। हुँ, अगर हमारे दर्शकों को समझ पूरी तरह से ना आए, क्योंकि कई बार इन चीज़ों से हम दूर से देखते हैं, अच्छा भाई उनका कुछ मामला है, हमें कुछ पता नहीं। हुँ, देश में अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 75 साल से आरक्षण चल रहा है। हुँ, लेकिन पहले 50 साल में ही स्पष्ट हो गया कि इस आरक्षण का ज़्यादा फ़ायदा कुछ उन जातियों को मिला, जो कि बेहतर शिक्षा पाने की स्थिति में थे। अब इनका कोई षड्यंत्र नहीं था, मगर हुँ, जब दरवाज़ा खुला तो वो दरवाज़े के सामने खड़े, उनको ज़्यादा हुँ, मिला। और हुँ, कुछ जाति समाज देश भर में ऐसे थे, जो कि दरवाजे से इतना दूर खड़े थे कि वो हुँ, उनका नंबर लाइन में नंबर आया ही नहीं। इसलिए उन्होंने 50 साल के बाद कहना शुरू किया कि भई हमारा क्या होगा? बहुत गहरी विषमता थी, है, हम आंकड़ों पे आएँगे, वो आज भी है।
इस विषम का तो दूर करने के लिए कुछ राज्य सरकारों ने कहा ठीक है ऐसा करते हैं, जो एससी वाला कोटा है ना, उसको हम 2 हिस्सों में बाँट देते हैं, आपकी आबादी के हिसाब से। ताकि जो थोड़ा-सा जो सबसे ज़्यादा पिछड़े हुए समाज हैं, हुँ, उनके लिए 2-3-4% का कोटा अलग से रहे। ये हुँ, बिहार ने किया, ये पंजाब ने किया, हरियाणा ने किया, आंध्र प्रदेश ने किया। हुँ, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में एक ऐसा तकनीकी जजमेंट दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा कुछ भी करना असंवैधानिक होगा। तो समाज के सबसे निचली पायदान पे खड़े लोगों के लिए विशेष प्रावधान करना असंवैधानिक बन गया। 20 साल से ये स्थिति चली आ रही। हुँ। सुप्रीम कोर्ट ने 20 साल से चले आ रहे इस अन्याय को समाप्त किया है और इसके लिए सलाम कहना चाहिए, इसे आगे बढ़ना चाहिए। जी, योगेन यादव जी देखिए एक तमाम लोगों से बात की और इस वजह से मैं आपका भी मत जानना चाहता हूँ। दरअसल रिज़र्वेशन का जो पूरा कॉन्सेप्ट था, वो ये था कि जो लोग वो मुख्य धारा में आ ही नहीं पाए हैं क्योंकि वो कॉम्पिटिशन ही फेयर नहीं, बहुत पीछे रह गए हैं, तो आप उनको धीरे-धीरे करके मुख्य धारा में लाएँ और उसके बाद फिर वो आगे बढ़ें। इसको लेकर के एक बात ये भी हुई कि जब भी आप कोई स्कीम लॉन्च करते हैं या कोई व्यवस्था शुरू करते हैं, तो उस व्यवस्था वो कितनी कारगर हुई, कितनी इफेक्टिव हुई, इसकी एक समीक्षा भी करते हैं। मिसाल के तौर पर कोई सरकारी स्कीम होगी, अगर वो चल रही है, नहीं चल रही है, तो बजट का आवंटन करने से पहले उसका समीक्षा होती है। लेकिन रिजर्वेशन एक ऐसी चीज हो गई जिसमें राजनीतिक रूप से समीक्षा करने से सब लोग बचते हैं क्योंकि समीक्षा में कहीं ये ना निकल के आ जाए कि भाई ये 2-4 समुदाय आगे निकल गए, अब हमें इनसे लेकर के इनको देना है। और इसमें कहीं वो लोग नाराज ना हो जाएं और वोट बैंक की दिक्कत ना आ जाए। आपको लगता है ये अपने आप में एक मुसीबत की बात रही है इन आवर अंडरस्टैंडिंग कि समीक्षा किस तरीके से किया जाए रिजर्वेशन का या अ, किसको दिया जाए? किसी भी किसी भी बड़ी योजना की समीक्षा होनी चाहिए। मेरा अपना असेसमेंट ये है, जहाँ तक एससी-एसटी रिज़र्वेशन की बात है। मेरा अपना असेसमेंट ये है कि भारत में एससी-एसटी रिज़र्वेशन का पिछले 75 साल का जो अनुभव, वो पूरी दुनिया में, और मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, पूरी दुनिया में किसी भी हाशियाग्रस्त समूह को के साथ न्याय करने की जितनी भी योजनाएँ, इसमें आप अमेरिका की योजनाएँ ले लीजिए ब्लैक्स के बारे में जो बनी, हम्म, मलेशिया में जो योजनाएँ बनी हैं, दक्षिण अफ्रीका में जो योजना बनी है, ब्राज़ील में जो बनी, उन सब की तुलना में भारत की आरक्षण की व्यवस्था सबसे कारगर साबित हुई है। हम्म, ये बड़ा क्लेम है, भारतीय लोग इस पे सोचते नहीं है। सामान्यतः हम कहते हैं देखिए 75 साल हो गया, फिर भी स्थिति वही की वही बनी हुई है। ये सब बात सही है। हज़ारों साल की चीज़ 75 साल में खत्म नहीं होती है। एससी-एसटी आरक्षण जो है, वो कुल मिला के दुनिया के इतिहास के सबसे इफेक्टिव अफर्मेटिव एक्शन स्कीम्स में से है। मगर आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इसमें फाइन ट्यूनिंग हमेशा होनी चाहिए, किसी भी चीज़ को करना चाहिए। और खास तौर पे ओबीसी जो एससी-एसटी रिजर्वेशन एक मामला है, ओबीसी हम्म, रिजर्वेशन दूसरा मामला है। हम्म, ओबीसी रिजर्वेशन में हर कुछ साल बाद रिव्यू होना चाहिए। ये अपने आप में केवल अच्छी बात ही नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। इंदिरा हम्म, साहनी जजमेंट जब 1992 में आया, जिसने कहा कि हाँ, मंडल कमीशन को लागू करना बिल्कुल सही है कानूनी रूप से, उसने साथ में ये निर्देश भी दिया था कि आप हर 10 साल के बाद रिव्यू कीजिए, देखिए कौन-सी जातियाँ ओबीसी में होनी चाहिए, कौन-सी नहीं होनी चाहिए। ये हम्म, एससी-एसटी पे नहीं है, लेकिन ओबीसी पे है। हकीकत ये है कि वो आए हुए आज कितने 22 साल हो या 32 साल हो गए हैं, लेकिन कोई रिव्यू आज तक नहीं हुआ है और उसका कारण वही है। इसमें क्या होता है, राजनीतिक धड़ेबंदी हो जाती है, राजनीतिक स्वार्थ हो जाते हैं और मुझे कभी-कभी लगता है कि ये जो एससी-एसटी सब कोटा का सवाल है, इस पे जिस तरह के बयान कुछ आ रहे हैं, देख के मुझे लगता है कि क्या कहीं इसके पीछे राजनीतिक मजबूरियाँ तो नहीं है? नहीं तो हम्म, मायावती जी जैसा व्यक्ति, जो कि मायावती जी की राजनीति आज भले ही ढलान पे हो, लेकिन सच ये है कि वो एक दलित समाज की बहुत बड़ी आइकॉन है, बहुत हम्म, बड़े कद वाली नेता रही। उन जैसा व्यक्ति जब बयान देता है सीधे-सीधे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के खिलाफ, ये कहते हुए ये तो इमरजेंसी जैसी स्थिति आ गई है, तो मुझे उसमें राजनीतिक मजबूरी ज़्यादा दिखाई देती है। और उन जैसा नेता पूरे दलित समाज की बजाय
दलित समाज के एक छोटी जाति के प्रतिनिधि के रूप में बात करे, ये अच्छी बात नहीं है। तो ये हुँ। मजबूरी है, इसमें मूल्यांकन करने में दिक्कत होती है, लेकिन हमारा काम है इसके पूरे सच को सामने लेके आना। क्योंकि बिल्कुल, पिछले योगेंद्र यादव जी कई देखिए दिनों से जी, जी, सर देखिए एक स्टडीड साइलेंस आपको बीजेपी में भी दिखाई दे रही है, कांग्रेस में भी दिखाई दे रही है। चंद्रशेखर आजाद जो कि अब एससी समुदाय के एक नए मसीहा हैं, वो भी बिल्कुल मायावती जो आपने बोला उन्हीं के जैसी बात वो भी कर रहे हैं कि ये बहुत गलत हो रहा है। आपने जिया ही नहीं है वो जीवन तो आपको कैसे पता कि संघर्ष क्या है। तो मैं बस आपसे यही जानना चाहता हूं कि क्या ये स्टेटमेंट्स वास्तविकता है या फिर राजनीति की वास्तविकता है आपके हिसाब से? देखिए ये सब कहना बिल्कुल सही है। पिछले 2-4 दिनों से, हफ्ते भर से जो लेख आए हैं, कई लोगों ने लिखा है, बताया है दलित समाज की स्थिति क्या है, बिल्कुल सही बात है। ये कहना कि आपने नहीं जिया, आप क्या जानेंगे, बिल्कुल सही बात है और आप और मैं दोनों मिलके जान नहीं सकते, ये बात सही है। ये कहना सही है कि जो दलित समाज में जो वर्ग अपेक्षाकृत कम पिछड़े रहे, यानी कि जिनको अगड़ा बोला जाता है, एलीट बोल दिया जाता है, वो अगड़ा और एलीट है नहीं। यूँ समझ लीजिए कम दलित, अधिक दलित टाइप सी स्थिति। हुँ, तो जो वर्ग कम दलित है या जो वर्ग रिज़र्वेशन का जो जातियाँ थोड़ा-सा ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें, उसमें उनका कोई दोष नहीं है, उन्होंने कोई बदमाशी नहीं की, उन्होंने कोई षड्यंत्र नहीं किया। जैसा मैंने कहा जिस समय दरवाज़ा खुला संयोग से वो सामने खड़े हुए थे उस आगे वक़्त, से। तो हुँ, वो तो अंदर जाएँगे ही जाएँगे। तो वो सब बातें सही हैं। ये कहना कि इसका मतलब वो कोई एलीट बन गए बिल्कुल गलत है, वो सब सही है। लेकिन वो इस सवाल का जवाब नहीं देता कि भाई ये जो डिबेट है, ये दलित बनाम बाकी समाज की नहीं है। ये डिबेट दलित और महादलित की है। उसके बारे हुँ, में कुछ बोलिए ना। हुँ, आप हुँ, मुझसे पूछिए देखिए जब बाबा साहेब हुँ, अम्बेडकर जब बात करते थे इस देश के डिप्रेस्ड कम्युनिटीज़ के बारे में, तो उन्हें बार-बार कहा जाता था राष्ट्रीय एकता में आप खंडन मत कीजिए, राष्ट्र की एकता के बारे में आप दिक्कत मत कीजिए। मैं पिछले हफ्ते भर से कुछ ऐसी आवाज़ें सुन रहा हूँ, जब बात होती है दलित समाज के भीतर जो अति दलित है, उसकी स्थिति, तो कहा जाता है दलित एकता के अंदर आप फूट डाल रहे हैं। मुझे अच्छा हुँ, तर्क नहीं लगता है ये सुनना। और फिर वही कहा जाता है हम क्या करें, इन लोगों के पास एजुकेशन नहीं थी, बताइए हम क्या करें? एग्ज़ैक्टली यही तर्क आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ दिए जाते हैं। तो ये तर्कों हुँ, का इस्तेमाल ठीक नहीं होता है। और एक बात और याद रखिए, जो दलितों में जिन जातियों को थोड़ा बेहतर प्रतिनिधित्व मिला है, उनसे कुछ छीना नहीं जा रहा। अगर एससी की मान लीजिए 2 कैटेगरी बन जाती है। हुँ, उदाहरण के रूप में लीजिए हरियाणा, पंजाब जहाँ एससी समाज का सबसे बड़ा जाति जो है वो जाटव, रविदासी समाज है। करेक्ट। जो चमड़े का काम करता है। और जो सबसे पिछड़ा समाज है उसमें बड़ा हिस्सा है वाल्मीकि समाज का जो सफाई कर्मचारी का काम। तो अगर मान लीजिए 2 कैटेगरी बन जाती है, एक में चर्मकार हुए, दूसरे में वाल्मीकि, तो जो जाटव समाज है, उसकी आबादी के अनुरूप उसका हिस्सा बना रहेगा, उससे हुँ, छीना नहीं जा रहा है। बस ये है कि उसको अपनी आबादी से ज़्यादा दूसरों का हिस्सा जो मिल सकता था, उससे रोका जा रहा है। तो हुँ, इसलिए जब मैं लेख वगैरह पढ़ता हूँ, तो ऐसा लगता है कि कुछ छीना जा रहा, छीना किसी का कुछ नहीं जा रहा और ये बात यही चीज़ें जब हिंदुस्तान की अंग्रेज़ी जानने वाले लोग आरक्षण के खिलाफ बहस करते हैं, वो भी ऐसी बातें करते हैं। 20% लोग हुँ, हैं, 60% कुर्सियों पे बैठे हुए हैं और ऐसे तर्क करते हैं कि जैसे उनका कुछ छीना जा रहा है। भाई छीना हुँ, कुछ नहीं जा रहा, अगर 20% लोगों को 20% जगह मिलती है, तो किसी का कोई अन्याय नहीं हो रहा। हुँ, यही बात दलित समाज के भीतर के वर्गों पे भी लागू होती है। हुँ। इसलिए वो सब जो लेख सुनता हूँ, बातें सुनता हूँ, गलत नहीं है, लेकिन वो इस बहस में अप्रासंगिक है। बिल्कुल और बिल्कुल वैसी ही बातें हैं जैसे कि एक वक़्त में रिज़र्वेशन के खिलाफ रखी जा रही थी। आपका ये तर्क मैं समझ गया। अब ये जो लाइट एंड नॉट हीट की जो आप बात कर रहे हैं योगेन यादव जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल है। देखिए इस जजमेंट में ऐसे लगता है कि एक वर्गीकरण किया जाए कि कौन-सी शेड्यूल्ड कास्ट में कौन-सी ऐसी कास्ट हैं जो कि दरवाज़ा के आगे होने की वजह से आगे निकल गई और कौन पीछे रह गई। मंशा ये है। लेकिन इसमें एक अजम्पशन नहीं है योगेन यादव जी। अजम्पशन ये कि आप ये मान के चल रहे हैं कि जिनको फायदा मिला है
वो उसी समुदाय के सारे लोगों को फायदा मिल गया। ये भी तो हो सकता है कि कोई जाति के कुछ लोग बहुत अमीर हो गए हों, उनका सोशल स्टेटस, सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस सुधर गया हो, लेकिन उस समुदाय के सारे लोगों का ऐसा ना हुआ हो और उस समुदाय में भी बहुत सारे लोग अभी भी पिछड़े हुए हों। तो अगर आप ये उस बात कम्युनिटी को निकाल देंगे या उसका वर्गीकरण कर देंगे, तो उन छूट गए लोगों के, उनके हित का क्या होगा? ये बात अपने आप में सही है। लेकिन ये भी याद रखिए संकेत भाई कि ये केवल वर्गीकरण का लॉजिक नहीं है, ये हुँ, आरक्षण का भी लॉजिक है। जिस हुँ, आधार पर आरक्षण मिल रहा है, वो भी कोई परिवार नहीं है, वो भी जाति है। हुँ, अगर आपको ये कहा जाता है और देखिए ना आरक्षण विरोधी भी हमेशा यही तर्क देते हैं कि देखिए ये जो जाटव समाज है इसके अंदर कुछ लोग तो बड़े अमीर हैं, कुछ लोग वो हैं। उसके बारे में मैं तर्क क्या देता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ कि हुँ, देखिए जब भी ऐसी कोई ओवरऑल स्कीम बनेगी, स्कीम किसी बड़े सोशियोलॉजिकल फैक्ट के आधार पे बनती है ना? फिर उसमें अपवाद स्वरूप उसको निकाला जा सकता है, हुँ, लेकिन कैटेगरी वही। तो इस देश में आरक्षण देने की कैटेगरी क्या है? जाति। हुँ। इसलिए वर्गीकरण अगर आरक्षण का होगा तो उसकी कैटेगरी वो क्या भी होगी? जाति के आधार जाति, पे। है हुँ, ना? वो तो होगा हुँ, और इसमें ज़रूर ऐसा होगा कि जाटव समाज के भी जैसे मैं जाटव समाज का नाम ले रहा हूँ, आप दक्षिण के माला मादिका की भी बात कर सकते हैं। हुँ, माला समाज के लोग ऐसे होंगे जो कि आरक्षण का फ़ायदा नहीं उठा सके, लेकिन उनके लिए दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे हैं भाई। हुँ, केवल इतना किया जाएगा यदि माला मादिका को देखें, दक्षिण भारत में मादिगा ज़्यादा पिछड़ा हुआ समाज है, माला समाज थोड़ा-सा ऊपर है दलित समाज के भीतर। तो उसमें क्या किया जाएगा, माला समाज की जितनी जनसंख्या है, मान लीजिए किसी प्रदेश में उनकी जनसंख्या 8% है और मान लीजिए मादिगा और अन्य अति पिछड़ों की आबादी 6% है। तो 14% के कोटा को 2 हिस्सों में बाँट दिया जाएगा, 8% और 6%। तो हुँ, दरवाजे बंद नहीं किए जा रहे हैं। केवल इतना था कि अगर इससे पहले 8% माला लोग 12% आरक्षण की पोज़ीशन ले सकते थे, तो अब ये नियम बन जाएगा कि भैया आप 8% से अधिक नहीं ला सकते। हुँ, और यही हुँ। आरक्षण का लॉजिक है, तो इसमें कोई अपने आप में अन्याय है ये बात सही नहीं। जी, अब आइए बाकी के 10 मिनट में कुछ बात वही इसी फ़िलॉसफ़ी पर करते हैं कि मतलब हमें कैसे इस पर रोशनी या प्रकाश डालना है। गर्मी पैदा या उत्पन्न करना उद्देश्य नहीं है। देखिए, एक बात योगेन यादव जी ये कही जाती है कि सुप्रीम कोर्ट जो ये आदेश पास कर रहा है, क्या उसके पास कोई ऑथेंटिक डेटा उपलब्ध है, जिसके आधार पर वो ये कह रहे हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि अ, अभी सर्वेक्षण तो हुआ नहीं है, सेंसस अभी तक हुआ नहीं है इसके जो बारे होना में बड़ी चाहिए। गलतफ़हमी है संकेत भाई और मैं हैरान होता हूँ कि हिंदुस्तान के हुँ, पढ़े-लिखे लोगों के अंदर भी ये गलतफ़हमी है। ये बात हुँ, सही है कि इस देश में जाति सर्वेक्षण अभी संपूर्ण जाति सर्वेक्षण नहीं हुआ है। लेकिन एससी और एसटी का जाति सर्वेक्षण हर सेंसस में होता है। अगर हुँ, आप जानना चाहें कि हरियाणा के रेवाड़ी जिले के चर्मकार समुदाय के और वाल्मीकि समुदाय में कितने लोगों मैट्रिक पास हैं, ये आंकड़ा आपको अगले 10 मिनट में मिल सकता है। हुँ, क्योंकि हर सेंसस में ये किया जाता है। तो जातिवार सर्वेक्षण एससी और एसटी का होता है। वो आंकड़े उपलब्ध हैं, चूँकि आपने पूछा, ओबीसी का नहीं तो होता। एक टेबल मेरे सामने हाँ, ओबीसी का नहीं होता, जनरल का नहीं। हुँ, तो इसलिए हुँ, संपूर्ण कास्ट सर्वेक्षण की सेंसस की ज़रूरत है। लेकिन हुँ, एससी-एसटी का 25% लोगों का तो हमेशा होता है। सीधे आंकड़े करेक्ट। आपकी आँख के सामने हैं। मैं आपको और जो समझाता लास्ट हूँ। आंकड़ा हमारे पास है, वो 2011 के सर्वेक्षण का है। जी, दुर्भाग्यवश हुँ, 2021 में हुआ नहीं है। 2011 का मैं हुँ, आपको पंजाब का आंकड़ा बता देता हूँ क्योंकि ये जी, केस बिल्कुल। पंजाब से ही हुआ था। देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब केस है। हुँ, इसमें देखिए एक समुदाय है रविदासी समुदाय जिसकी मैं बार-बार हुँ, बात करता हूँ, जिसे कहीं जाटव बोलते हैं, कहीं मेघवाल बोलते हैं, अलग-अलग नाम से बोलते हैं। हुँ, इस समुदाय के 10,000 में से 305 लोग हैं जिनको ग्रेजुएट या उससे अधिक डिग्री है 2011 की बात। 10,000 हुँ, में से 305 मतलब 3.05%। हुँ, इसी को देखिए वाल्मीकि समुदाय के बारे में जो सफाई कर्मचारी हैं पंजाब, उनमें संख्या है 126। कहाँ 305, कहाँ 126, 1.26 और एक हुँ, कदम और आप आइए मजबी सिख जिसको पंजाब में बोला जाता है ना? उनमें केवल 61। अब आप बताइए 61 और हुँ, 305 एक 5 गुना का अंतर एक ही राज्य के दलित समुदाय की अलग-अलग जातियों के बीच और ये हर हुँ, राज्य में ये स्थिति है।
इसलिए हम्म। ये कहना कि कोई अंतर नहीं है, होमोजेनस है, बिल्कुल गलत है। ये कहना हम्म। कि आंकड़े नहीं है, ये बात सर्वथा झूठ है इस पर्टिकुलर केस। ये बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपने अभी बताया कि हर राज्य में भी शेड्यूल्ड कास्ट की जो संख्या है वो अलग अलग है और उसकी जानकारी भी हमको है। ऐसा नहीं है कि हम इन इन जानकारियों को नहीं जानते। जी, अनुसूचित जाति की एक-एक जाति की कितनी हम्म। संख्या है, उनकी शिक्षा क्या है, उनका हम्म। व्यवसाय क्या है, उनका उनके आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके घर में कार और स्कूटर है कि नहीं है, वो बिजली का हम्म। इस्तेमाल करते हैं कि चूल्हे का इस्तेमाल करते हैं, घर में नल का है या नहीं है, इसके आंकड़े बिल्कुल उपलब्ध हैं। सीक्रेट आंकड़े भी नहीं है, सरकार के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं है, वेबसाइट पे जाइए, आप चेक कर लीजिए इस आंकड़े को। पता नहीं हम्म। क्यों इसके बारे में इस देश में इतना कन्फ्यूजन चला आ रहा है। ये हम्म। ऑथेंटिक प्रामाणिक आंकड़े हैं, पूरी तरह उपलब्ध है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में इसका इस्तेमाल किया गया है। अब आते हैं कुछ ऐसी चीजों पर योगेंद्र यादव जी जिसके बारे में शायद थोड़ी कम बात हो रही है। सबसे पहली बात तो अगर ये वर्गीकरण होगा, क्लासिफिकेशन होगा कि कौन सी क्रीमी लेयर है एससी में और कौन नहीं है और किसको लाभ पहुंचाया जाए, सबसे बड़ी बात ये होगी कि ये तय कौन करेगा और क्या तय करने का आधार राजनीतिक तो नहीं हो जाएगा और उससे जुड़ी हुई कहीं राजनीति तो नहीं होने लगेगी। आपको लगता है कि अ, ये सगेत भाई 2 चीज़ों में हम अंतर करते हैं। एक तो वर्गीकरण और दूसरा क्रीमी लेयर। हम्म। वर्गीकरण जातियों का होगा, कौन जातियाँ ऊपर के वर्ग में है, कौन नीचे वाले वर्ग में है। हम्म। अ, क्रीमी लेयर का बिल्कुल अलग मामला है, उस पे हम 1 मिनट बाद आते हैं। जहाँ तक ठीक। वर्गीकरण है, बिल्कुल ऐसा खेल होने की गुंजाइश है कि कौन जाति और ये तो सब खेल होते हैं ना कि भई इसने अच्छा वोट नहीं दिया, चलो इनको इस वाली कैटेगरी के अंदर डाल दो, ऐसे सब हुए हैं। उत्तर प्रदेश हम्म। में हुआ और कई राज्यों में इस तरह के खेल हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिदायत इसके बारे में ठीक दी है कि आपको वर्गीकरण देते वक़्त आंकड़े देने पड़ेंगे, जैसे आंकड़े मैंने आपके सामने पेश किए। आपको हम्म। आंकड़ों के आधार पे करना पड़ेगा। जो आंकड़े मैंने दिए उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक और आंकड़ा माँगा है जो कि उपलब्ध सेंसस से नहीं होता। वो है कि सरकारी नौकरियों में किस जाति की क्या स्थिति है। ये आंकड़े हम्म। देने पड़ेंगे, ये बात सही है। लेकिन इसके बावजूद भी एक इसके पे सावधानी बरतने की ज़रूरत है। और एक सावधानी और जिसका मैंने ज़िक्र किया है कि मान लीजिए 2 वर्गीकरण हो गए। मान लीजिए एससी-ए, एससी-बी 2 वर्गीकरण हो गए और मान लीजिए एससी-बी में आपको पर्याप्त उम्मीदवार नहीं मिले, तो फिर उसे एससी-ए में दीजिए, उसको अनरिज़र्व्ड मत कीजिए क्योंकि एक और खतरा है कि हम्म। वर्गीकरण के बहाने आप कहीं आरक्षण के झंझट से मुक्ति पाने का खेल तो नहीं खेल रहे हैं, जो कि खेला गया है इस देश में। वो किया हम्म। जा सकता है। जी, और अब हम उसका इम्पैक्ट अब हम सीधा क्रीमी लेयर नौकरियों की पर बात आएगा। जी, 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 नौकरियों बिल्कुल। पर आएगा। मतलब इसका हाँ। आपका ये डर है कि कहीं उसके उसके बहाने से फिर आप नौकरियों को और कम ना कर दें। जी, ये डर ही नहीं है। देखिए, इस देश में हकीकत है कि आरक्षण के सवाल पे नाना किस्म के षड्यंत्र खेले जाते हैं। क्या-क्या तरीके अच्छे-खासे पढ़े-लिखे संभ्रांत लोग अपने आप को इतनी अच्छी बातें कहने वाले, लेकिन जैसे ही इंटरव्यू कमेटी में बैठते हैं और सिलेक्शन करने बैठते हैं, तो उनके भीतर की जाति जाग उठती है और ऐसे-ऐसे षड्यंत्र करते हैं एससी, एसटी, ओबीसी को बाहर रखने के लिए, जिसकी पूरी लिस्ट बनाई जा सकती है। तो येस, हुँ। इसका डर है कि इसके बहाने किया जाएगा कि चलिए अब एससी-बी में इतने परसेंट कर दिया, उनका तो कैंडिडेट नहीं मिला, अब चलिए अब देखिए तो अब तो अनरिजर्व्ड करना ही पड़ेगा इसको। ये खेल नहीं होने देना चाहिए हुँ। और ये जी। जुड़ा है क्रीमी लेयर के मामले से। जो हुँ। क्रीमी लेयर है बिल्कुल अलग चीज़ है और अचानक आई। क्रीमी लेयर का मतलब जो ओबीसी के साथ हुआ था हुँ। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ओबीसी रिजर्वेशन ठीक है, तो उसने साथ में एक पेच लगाया था, कहा था कि वैसे तो ठीक है, लेकिन जो परिवार, वो जाति की बात नहीं, जो परिवार और व्यक्ति संपन्न है, सुविधा हुँ। संपन्न है, उनको आरक्षण के बेनिफिट से बाहर रखना चाहिए। उसको उन्होंने नाम दिया क्रीमी लेयर, मलाईदार तबका। अब हुँ। मेरे 2-3 प्रश्न हैं सुप्रीम कोर्ट ने तब 1992 से आज तक ये ओबीसी पे लागू होता था, लेकिन एससी-एसटी पे लागू कभी नहीं हुआ था। पहली बार सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने कह दिया है कि ये भी होना चाहिए। तो मेरे उसके बारे में 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न तो ये है कि ये तो सवाल ही नहीं था कोर्ट के सामने। कोर्ट हुँ। जब कोई भी जजमेंट देता है, कोई केस में आर्गुमेंट होते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन्स फ्रेम किए जाते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन था ही नहीं। अचानक 4 जजेस ने अपने मन से एक धारणा दे दी है। चीफ जस्टिस ने तो इसके ऊपर एक शब्द भी नहीं बोला कि उन्होंने कहा जब सवाल ही नहीं तो मैं जवाब क्यों दूँ इस चीज़ का।
तो एक तो ये हुँ, बड़ी अटपटी सी बात है कि जिस क्वेश्चन को फ्रेम नहीं दिया किया गया उसका आंसर दे दिया गया। नंबर 2 कि ये ऑर्डर है भी कि नहीं है पता नहीं है अभी तक हमारे को, कि 4 जजेस ने बोला तो गया है लेकिन ये ऑर्डर तो नहीं है कि नहीं है? मगर सबसे बड़ी बात जो मेरे मन में है वो ये कि क्या एससी वर्ग में एक मलाईदार तबका पैदा हो गया है? मुझे दिखाई नहीं हुँ, देता। दूध में कभी-कभी आप थोड़ा दूध को उबालें, ठंडा करें तो हल्के-हल्के उसमें आपको मक्खन के फ्लोट करते हुए छोटे-छोटे टुकड़े दिखाई देते हैं, वैसा तो है हुँ, दलित समुदाय में। हुँ, लेकिन जो फ्रिज में दूध रखने के बाद मोटी-सी मलाई बनती है ना, अगर आप फुल क्रीम मिल्क लो या भैंस का दूध लो तो, हुँ, वो मलाई मुझे एससी वर्ग में तो दिखाई नहीं दी। मलाई का मतलब होगा कि आप इतने आपका सामाजिक रुतबा ऐसा है कि कोई सड़क पे चलते आपकी तरफ उँगली उठाने की हिम्मत नहीं करता। मलाई का हुँ, मतलब ये होता है कि आप अकेले नहीं हैं, आपका इतना सोशल नेटवर्क है कि आप एक खास स्थिति पे पहुँच गए हैं और मलाई का मतलब ये है कि सिर्फ मैं नहीं, मेरी आने वाली 3 पीढ़ियाँ भी सिक्योर हैं। ऐसा हुँ, वर्ग मुझे दलित समाज में दिखता नहीं है। ऐसे चंद परिवार ज़रूर कभी-कभार दिखाई देते हैं। तो ये बिल्कुल हुँ, वैसे अगर मलाई का ही उदाहरण लेना है तो कभी चाय पीते-पीते हल्की-सी झिल्ली-सी बन जाती है ना ऊपर, जिस हुँ, झिल्ली को हम उतार के साइड में रख देते हैं। दलित हुँ, समुदाय में ऐसी झिल्ली बनी हो तो बनी हो, कोई मलाई अभी नहीं बनी है। इसलिए हुँ, अभी से क्रीमी लेयर की अवधारणा उस पे लागू कर देना मेरे विचार से सही नहीं है। इसके बारे में रिव्यू में जाना चाहिए। रिव्यू में कोर्ट से पूछा जाना चाहिए कि भई आपका आदेश है कि नहीं है, हमें बता तो दीजिए। और अगर हुँ, ऐसा क्लैरिटी नहीं मिलती रिव्यू से, तो पार्लियामेंट को इसके अंदर दखल देके इस बात को स्पष्ट कर देना चाहिए कि अभी से एससी-एसटी पे क्रीमी लेयर अवधारणा लागू नहीं। आपको लगता है कि वो स्थिति क्योंकि ये पॉलिटिकल कंसिडरेशंस इसमें बहुत ज़्यादा प्रभावी होते हैं और ये राजनीतिक रूप से बहुत सेंसिटिव मुद्दा हमेशा रहता है। संसद जो है इसमें बीच में आएगा ही आएगा और संसद अगर आकर के कोई अध्यादेश ला दे या कानून ला दे तो आप नेगेट कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को। अ, हमेशा नेगेट नहीं कर सकते क्योंकि बाद में सुप्रीम कोर्ट वापस भी आ सकता है, कह सकता है कि आप कौन होते हो हुँ, नेगेट करने वाले। ख़ैर ये टसल चल सकता है। राजनैतिक कंसिडरेशन होना अपने आप में बुरी बात नहीं है। एक लोकतंत्र में राजनैतिक कंसिडरेशन होता है, होना चाहिए। लेकिन याद रखिए पिछले 1 हफ्ते में जिन लोगों की आवाज़ हमें ज़्यादा सुनाई दे रही है, राजनैतिक कंसिडरेशन जब होगा तो उनके बाहर का भी कंसिडरेशन करना पड़ेगा। हर एक को दिखाई देगा कि वोट केवल उसी वर्ग के पास नहीं है, वोट उनके पास भी है जिनके लिए जजमेंट दिया जा रहा है और हुँ, इसीलिए असमंजस है। तो राजनीति की हुँ, तराजू में हर एक का कुछ ना कुछ वज़न होगा और ये हुँ। कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, इसके साथ कोई बहुत ज़्यादा छेड़खानी की जाए तो गलत होगा। लेकिन अगर पार्लियामेंट आके इसको थोड़ा फाइन ट्यून करने की कोशिश करती है तो ये ठीक बात है। राजनीति में, लोकतंत्र में सब चीज़ें चलती हैं। जाते-जाते एक सवाल मैं आपसे और पूछना चाहता हूँ। अभी एक खबर आई है 5 अगस्त 2024 की। संभवतः आपने भी पढ़ी होगी। द टेलीग्राफ की खबर है कि एक्स फॉल्स ऑन प्रिएम्बल इन स्कूल टेक्स्ट बुक्स कि जो किताबें हैं स्कूल की उसमें प्रिएम्बल को हटा दिया गया है और ये क्लास 3 से क्लास 6 की किताबों में एनसीईआरटी की जो किताब है उसके बारे में बात की जा रही है। योगेन यादव जी, ये जब चुनाव हो रहा था तब संविधान खतरे में है एक बहुत बड़ा राजनीतिक सवाल बन करके उभरा। संविधान की प्रतियां भी हिलाई गईं। लेकिन बच्चों की स्कूली टेक्स्ट बुक में से ये प्रिएम्बल हटाना या उसका ना होना, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? स्पष्ट इशारा है, हैरान तो हम नहीं होंगे। देखिए जब एनसीईआरटी की किताबें बनी थी 2005 से 2007 के बीच में, तो उसमें हर किताब का पहला पन्ना संविधान की प्रिएम्बल होता था, ना? हुँ, अब उसको हटाया जा रहा है। तो चाहे ज्योग्राफी की किताब होती थी, चाहे फिज़िक्स की किताब होती थी, उसका वो होता था। उसको हटाया जा रहा है चूँकि इस देश में संविधान की प्रति दिखाना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया है और प्रिएम्बल को पढ़ना एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया है। और इस देश के जो सत्ताधारी हैं, संविधान और संविधान की प्रस्तावना से डरते हैं। तो ये तो स्पष्ट ही है कि क्यों किया जा रहा है। लेकिन इन छोटे-मोटे खेलों से क्या हो जाएगा? जिस दिन लोग सड़क के ऊपर प्रिएम्बल और संविधान की इज़्ज़त करना शुरू कर देंगे और मैं समझता हूँ सबसे बड़ी बात यही हुई। वो निकालते जाएँ कि टेक्स्ट बुक से
और टेक्स्ट बुक में रखने से किसी की इज्जत नहीं बढ़ती। मैं तो चाहता हूँ कि ये टेक्स्ट बुक से निकालें और मैं चाहता हूँ कि लोग सड़कों पे उसको पढ़ें। जिस दिन सड़कों पे पढ़ेंगे, तब इज्जत होगी और वो होगा। ये तो आप बहुत महत्वपूर्ण बात बोल रहे हैं, क्योंकि आम तौर से ये माना जाता है ना कि भई अगर संविधान खतरे में है वाली बात ने 300 पार की जगह 240 पर ला दिया, तो फिर तो एक कॉमन पॉलिटिकल विज़डम तो ये कहती है कि अब आप संविधान से जुड़ी हुई किसी चीज़ पर हाथ ना डालें। और ऐसे वक़्त में उसका टेक्स्ट बुक में से हटना क्या एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है या फिर ये एक फैसला है जिसके बारे में शायद उतना दिमाग नहीं लगाया गया? देखिए क्या होता है कि एक मनःस्थिति, एक किसी भी रूलिंग किसी सत्ता की एक मनोवृत्ति होती है। फिर वो धीरे-धीरे नीचे तक ट्रांसलेट करती है ना? और कई बार होता है कि ऊपर वाला उस संविधान को सर पे लगाने की फ़ोटो खिंचवा रहा है और नीचे वाला के पास अभी तक मैसेज पहुँचा नहीं है, तो वो पुराने वाले हुँ। काम कर रहा है, जो होता है, ये सब चलता रहेगा। लेकिन जैसे मैंने कहा ना, मैं तो चाहता हूँ कि इनकी नीयत ज़ाहिर हो, मैं तो चाहता हूँ ये संविधान के साथ जो कर रहे हैं, जो इनके मन में है, इनके कामों में दिखाई दे, ताकि जो लोग संविधान को बचाने वाले हैं, वो सड़कों पे संविधान लेके घूमें, वो सड़कों पे प्रिएम्बल पढ़ें। अंततः हुँ, किसी भी लोकतंत्र को, गणतंत्र को तभी बचाया जा सकता है जब गण उसके पक्ष में खड़ा हो। हुँ। और इन सब कामों से इनकी नीयत भी ज़ाहिर होती है और जनता का संकल्प भी मजबूत होता है। बिल्कुल। योगेन यादव जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमको समय देने के लिए। उम्मीद है कि इस इंटरव्यू के बाद जो लोग सुनेंगे, वो ये समझ पाएँगे कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर गर्मी से ज़्यादा रोशनी की ज़रूरत है। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। नमस्कार।